हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम लगातार सीरीज चला रहे हैं एएलपी और टेक्नीशियन की, और आप सब जानते हैं कि इसकी वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं, काफ़ी अच्छी खासी हो गई हैं, लगभग 3 गुना वैकेंसी बढ़ गई हैं। तो इस वजह से चांसेस भी आपके लगभग 3 गुना हो जाते हैं सिलेक्शन के। तो आज ये पार्ट नंबर 58 है। इससे पहले हमने कई सारे पार्ट्स करवा दिए हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि ग्रुप डी एनटीपीसी की हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए क्या? तो हमने एनटीपीसी और ग्रुप डी के पिछले साल के पेपर हमने डाल दिए हैं। आप इसी चैनल पे देख लेना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग से आपको, रेलवे पिछले वर्ष का पेपर, तो वहाँ से आप देख सकते हो। हालाँकि एएलपी टेक्नीशियन या एनटीपीसी कोई सा भी पेपर हो, सब में मैथ वही आती है, चैप्टर वही रहते हैं, साइंस वही आती है, रीजनिंग भी वही आती है। लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इधर-उधर घूम फिर के आते रहते हैं। ठीक है? तो ये मत सोचा करिए कि एएलपी का है तो हम एनटीपीसी वाले हैं तो हम क्यों देखें, तो ऐसा नहीं है, सबके काम आएँगे। इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चंस करा रहे हैं जो कॉमन होते हैं सबके लिए। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो देखो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होता है तो उसमें से क्या-क्या उत्पाद निकलते हैं? तो देखो, ग्लूकोज निकलता है, जल और ऑक्सीजन निकलता है। ये दो तो आप जानते होंगे। जल इवापोरेट होता है, जैसे देखा होगा पत्तियां जो होती हैं पेड़ों की, उन पत्तियों में डॉट डॉट सा बन जाता है ऊपर की तरफ, तो ओस जैसा, तो वही होता है, जल निकलता है। और ऑक्सीजन तो जानते ही जानते हैं। साथ ही साथ याद कर लो, ग्लूकोज भी निकलता है। तो 3 चीजें, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन इसमें से मिलता है। तो देखो, अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर है, निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज मौजूद हैं ये बताना है। तो शायद इसको आप काउंट कर लोगे, मैं आप पर छोड़ देता हूँ इसको, लेकिन फिर भी हिंट दे देता हूँ। देखो, बाहर वाले काउंट कर लो और एक ऐसे घूम करके जो बन रहे हैं उनको भी काउंट कर लो सारे, और आप प्रयास करो कि लगभग आपके हिसाब से कितने आ रहे हैं त्रिभुज में। आप एक बार जरूर बताना, ठीक है, कि आपके हिसाब से कितने आने चाहिए। और मैं इसके ऑप्शंस दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, 10, 8, 9 और 6, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये है बायो का क्वेश्चन। कहा जा रहा है इसमें, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं? यानी कि जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं कौन से ऊतक में? लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। तो ये होता है हमेशा कोलेनकाइमा। ठीक है? तो याद रखना, एक कोलेनकाइमा होता है। ये सारे के सारे ऊतक के नाम होते हैं, कोलेनकाइमा, सेक्लेनकाइमा, पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा। ठीक है? तो यहाँ पर याद रखो। और इससे क्या हो जाता है कि पेड़ में लचाव आ जाता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कोलेनकाइमा से। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें है 48 और 54 का लासा बताना है। तो देखो, लासा तो आप सब जानते हैं, चाहे तो ऐसे निकाल लो या फिर ऐसे निकाल लो। 48 और 54 का तो मैं डायरेक्ट ऐसे करके निकाल देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ पर 6 दिया है, तो हम एक काम करते हैं, 6 तो दिया ही सब में देखो, तो एक काम करते हैं 6 से काट देते हैं ताकि छोटा होता है। 6 8 48, 6 नाम 54 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? 6, 8 और 9 बच गया। तो बस देखो, 6, 8 और 9 दिया है, तो यही से उत्तर हो जाएगा। बाकी आप इससे भी करके एक बार चेक कर लेना, 6, 2 और 9। देखो, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 108, जबकि यहाँ पर 48 और 54 आ रहा है, तो बात उसका वही हो जाएगा। ठीक है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा 4th, यानी कि 6 × 8 × 9। नेक्स्ट, तो देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, XIGP और 17, 27, 16 लिखा हुआ है, और इसको बताना है ZHEJ को बताना है क्या आएगा यहाँ पर राइट। तो सबसे पहले देखो, इसमें से हमेशा ये काम करो कि ऑप्शन को देख करके सही किया करो। जैसे देखो, इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत कम समय में। लास्ट वाले को देखो, P, तो P कौन से नंबर पे आता है लेटर में? ABCD अगर करेंगे तो वह हमेशा आता है 16वें नंबर पे। ठीक है? तो ये आता है 16वें नंबर पे, तो देखो यहाँ पर 16 लिख दिया गया है। ठीक है? वैसे ही देखो, जे कौन से नंबर पे आता है? ये आता है 10वें नंबर पे, यानी कि लास्ट में 10 होगा इसके। तो देखो, जिसके लास्ट में ऑप्शन में 10 होगा वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इन चारों में सिर्फ पहले वाले में राइट में 10 है, यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है? बाकी चाहे तो आप मैच कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन देख करके सही किया तो वो सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो का, और इसमें कहा जा रहा है, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? यानी कि कौन सा कारक नहीं है इनमें जब हम क्रॉस परागण कराते हैं। ठीक है? जब पॉलिनेटिंग एजेंट फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन जब करवाते हैं, उसके लिए कौन सा नहीं? तो ये पौधे। ठीक है? ये किस में हो सकता है? ये वायु से भी हो सकता है, जल से भी हो सकता है और जानवरों से भी हो सकता है।
वायु से कैसे हो सकता है? जैसे मान लो कि कोई पराग कोश है, वो हवा में उड़ कर के गया और दूसरे पौधे पर जाकर के वहाँ पर बैठ गया या उस पे सम्मिलित हो गया, तो हो जाता है। जल से मान लो कि कोई बीज है बह कर के जाता है, ये एक पराग कोश है, जल में बह के जाता है और कहीं और दूसरे पौधे पर चिपक जाता है। और दूसरा जानवर, जानवर क्या करते हैं, बहुत सारे चीज़ों को खाते हैं या किसी पौधे को खा लिया, जा कर के किसी उसके पास चला गया या बीज छोड़ दिए वहाँ पर, या उस पे भी मुँह लगाया और किसी और पौधे पे चला गया, वहाँ भी मुँह लगाया। तो इसका मतलब पराग कोश ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वायु से भी और हवा से भी और जल से भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो तीनों माध्यम है ये। एनसीईआरटी में सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? अब देखो पौधे जो हैं, ये पौधे से नहीं है, पौधा चल के नहीं जाता है कि पौधा खुद ही इसके पास चल के जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर कारक बताना है, कौन सा कारक नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पौधा, यानी कि चौथा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे है, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति, सुधारात्मक का मतलब करेक्टिव लेंस, शक्ति प्लस में है, प्लस 2.0 डायोप्टर है, तो यह क्या है? यानी कि अगर किसी की शक्ति जो होती है वो प्लस में होता है, पॉजिटिव में होती है वैल्यू, तो हमेशा हम कहते हैं वो उत्तल लेंस है हमारा। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा तीसरा वाला। लेकिन अगर वहीं पर माइनस पे होती वैल्यू, तो माइनस में होने का मतलब हो जाता हमारा अवतल, ठीक है? तो कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पर डायोप्टर देख रखा है और इसमें से कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी बताना है, तो क्या आप बता सकते हैं कि फोकस दूरी क्या होगी इसकी डायोप्टर को देखकर? या फिर अगर आपको संबंध पता चल गया डायोप्टर और उसमें, तो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है? तो एक बार ट्राई करिए कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी अगर दो डायोप्टर हैं। अगला क्वेश्चन है और इस पे से देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डॉबरहाइमर त्रिक सिद्धांत दिया है जिसमें से लिथियम और सोडियम भी शामिल है? तो देखो त्रिक सिद्धांत डॉबरहाइमर ने क्या दिया था कि अगर कोई ए, ठीक है, यहाँ पर कोई है एटॉमिक नंबर किसी का ए है और दूसरे वाले का सी है, मान लो यहाँ पर सी, तो इन दोनों को जो एवरेज होगा वो बी का होगा एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास। इसमें देखो अगर सही से देखेंगे जो लिथियम है, तो ये लिथियम है और इसके बाद यहाँ पर सोडियम, सोडियम मतलब कि Na है, तो इसके बीच में कौन सा आएगा? तो ये आएगा पोटेशियम, ठीक है? तो ऐसे करके पोटेशियम मतलब K आएगा। तो ये और एवरेज होता है हमेशा ए और सी का, यानी कि लास्ट के एक आगे वाला एक पीछे वाला दोनों को जोड़ देंगे तो बीच वाले का एवरेज आ जाएगा। वही होता है त्रिक सिद्धांत, यानी कि 3-3 की पेयर बना के हम जब आगे बात करते हैं। डोबेर-राइनर ने सिद्धांत दिया था। एक बार ग्रुप डी में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि डोबेर-राइनर का पूछा गया था त्रिक का सिद्धांत किसने दिया था और कई सारे ऑप्शंस दिए थे, ठीक है? तो वहाँ पर डोबेर-राइनर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने वाली अगली संख्या बताइए। अगली संख्या बतानी है कौन सी हो जाएगी? तो देखो 0 का स्क्वायर, 0 का क्यूब तो 0 ही होगा, 1 का क्यूब 1 होगा और वहीं पर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा और 3 का करेंगे तो 27। तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे आ रहा है, 3, 3 के बाद आएगा 4। तो 4 का अगर हम क्यूब करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 4 और गुणे में 4। तो 4 चौक हो जाएगा 16 और 16 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 64। तो सही उत्तर इसका 64 हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला ये शायद ब्लर दिख रहा हो आपको, साफ ना दिख रहा हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। इसमें कह रहा है एक्स पश्चिम की ओर, एक्स मतलब एक व्यक्ति है और उसका नाम है एक्स, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। देखो जैसे ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो जिस टाइप से बोलता जाए उसी टाइप से आप करते भी जाया करो, ठीक है? अब कह रहा है पश्चिम की तरफ चलता है, कितना चलता है? 3 किलोमीटर। तो मैंने मान लिया कि ये 3 किलोमीटर चलता है पश्चिम की तरफ। फिर कह रहा है फिर मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो उत्तर की ओर जब चलेगा तो उत्तर इसका इधर ही तो होगा, तो इसका मतलब यहाँ चलता है, लेकिन कितना चलता है? 4 किलोमीटर, ये हो गया 4। और फिर कह रहा है एक्स की यात्रा के आरंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? कुल मिला के कह रहा है कि ये वाली जो दूरी है ये कितनी दूरी है, डिस्टेंस। तो ये होता है हमारा पाइथागोरस ट्रिक होती है, उसका ट्रिपलेट बनता है 3, 4, 5 होता है। 3, 4, 5 होता है। अगर आपको नहीं आता है तो एक काम कर लीजिए, मान लो कि आपको ये नहीं पता था, ये 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब कि कर्ण बराबर हमारे पास होता है कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो इसको आप सही कर लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं एक बार फिर से इसको बना देता हूँ ऐसे। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो है ये 3 है और ये है 4, ये बताना है। तो 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 आ जाएगा प्लस 3 यानी कि 9 आ जाएगा। 16, 9, 25 रूट कर दो तो आएगा 5, तो बस सही उत्तर हो जाएगा हमारा 5। तो देख लो सही उत्तर इसका दे के रखा है क्या? 5 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है
एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्री है, यानी कि मुड़ी हुई है अंदर की तरफ, इसे क्या कहा जाता है? तो देखो, कहने का मतलब है कि ऐसे ये दिया होता है ये जो, तो हम उसको बोल देते हैं क्या? इसको बोल देते हैं अवतल। इसका फिगर थोड़ा-सा ऐसे होगा, मान लो कि ऐसे, ऐसे करके फिगर बनाएँगे, ये ऐसे करके कलाइप होती है और ये इधर पर है। तो अवतल दर्पण होता है जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। अगर वहीं बाहर की तरफ हो, मतलब कहा जाए कि यहाँ पर कलाई पोतेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? ये चिकना सरफेस होगा, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तल। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और कथन और निष्कर्ष का, डायरेक्ट हम कथन पे आते हैं और फिर समझते हैं कह क्या रहा है इसमें। इसमें कह रहा है देखो, समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता, यानी कि समय और प्रवाह जो भी होते हैं वो किसी का इंतजार नहीं करते हैं। तो निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं वहां के आधार पर? समय किसी के नियंत्रण में नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही हो जाएगी ना, क्योंकि समय को हम रोक नहीं सकते। तभी तो कह रहा है कि इंतजार नहीं करता है, यानी कि वो रुकता ही नहीं है, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है हर किसी को अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो बात सही है, क्योंकि हमें अब आगे ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय तो इंतजार करता ही नहीं किसी का, प्रवाह भी इंतजार नहीं करता है, जो चल रहा है तो वो चल ही रहा है, जो हो गया तो हो गया। तो इस वजह से किसी को अतीत, अतीत का मतलब होता है पास्ट की चीजें, कि बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो पहला सही है और दूसरा सही है, दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो देख लो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा दूसरा वाला, 1 और 2 दोनों ही आंसर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है रीजनिंग का है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें हमें देखो चयन करना है, तो पहिया, तिल्ली, पहिया में क्या होती है? तिल्ली होती है। वैसे पंखा, पंखा में क्या होते हैं? पर होते हैं, यानी कि पंख होते हैं, ये हो जाएंगे पर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला सही उत्तर। अब देखो मोटर की बात तो नहीं हो रही, पहिया के संबंधित है, मतलब पहिया के अंदर की ही बात हो रही है। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर देखो फिर से कथन निष्कर्ष आ गया है, डायरेक्ट इसको पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। इसमें कह रहा है एक झुंड में कितनी गाय, काली गाय हैं? हमें ये बताना है कि झुंड है पूरा और उस झुंड में काली वाली जो गाय है वो कितनी है। कुल गाय 60 हैं, पहला मान लो कि हमने कह दिया, उनमें से 40% काली हैं। तो देखो हमें पता है कि 60 गाय हैं टोटल, तो 60 गाय का 40% काली हैं, तो 40% निकालेंगे तो आराम से आ जाएगा 4 छंग 24। इसका मतलब हम पहले और दूसरे को दोनों को मिला करके आंसर दे सकते हैं इसका। देख लो दोनों ही सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर तीसरा, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक और दोनों ही एक साथ पर्याप्त है, लेकिन दोनों अकेले पर्याप्त नहीं है। अकेले का मतलब हो गया कि देखो, जैसे अगर हम अलग अलग ऑप्शन को लेकर के चलेंगे कि अकेले केवल हम इसी को ले लें और कह दें सही है, तो नहीं कर सकते, ऑप्शन ही नहीं बता पाएंगे। और यहाँ कह दे 40% काली है लेकिन ये ना पता हो कुल कितनी गाय है, तो भी नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही हमारे लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से भौतिकविदों ने उत्प्लावक बल यानी कि बायंट फोर्स के अस्तित्व की व्याख्या की? यानी कि उत्प्लावक बल का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? तो ये दिया था आर्किमिडीज ने, उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिया था। मतलब जानते होंगे जैसे कोई चीज तैर रही है पानी में, तो उसमें नीचे की तरफ से ऊपर की ओर, ऊपर की दिशा में एक बल लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इसको बायंट फोर्स, जो कि आर्किमिडीज ने दिया हुआ था उत्प्लावक बल के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है क्वेश्चन पे, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 13 है तो संख्याएं ज्ञात करिए। अब देखो सिंपल सा है, महत्तम समापवर्तक का मतलब है कि ऐसा नंबर है जो कि दोनों में कॉमन पाया गया होगा। तो 15 है, तो पहली संख्या बतानी है तो 13 गुणे 15 कर दो, यानी कि 15 गुणे में 13 करेंगे तो 13 पच्चे 65 हो जाएगा, 13 कम 13 और 13 6 हो जाएगा 19, यानी कि 195। तो 195 तो हमारा आएगा क्या? यहाँ पर बताया जा रहा है 195 आ जाएगी पहली वाली संख्या, लेकिन दूसरी वाली बतानी है तो दूसरी क्या करोगे? 11 से गुणा करा दो, 11 गुणे में 13, तो 11 कम या ऐसे कर दो 11 3 33, 11 11 3 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर 143 आ जाएगा। तो 195 143 से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर है अपच का इलाज, यानी कि जब कोई डाइजेशन नहीं होता है, खाना नहीं पच पाता है, तो इसका इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो ये हमेशा प्रयोग किया जाता है एंटा एसिड, क्योंकि एसिड होता है, जब देखा होगा आपने डकार आती है तो एसिडिक आती है।
ठीक है। तो एसिडिक मतलब एंटासिडिक देते हैं तो इससे एसिड खत्म हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो अमीबा जो प्रजनन करता है वो बाइनरी विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा के लिख लो क्योंकि ये एक दो बार क्वेश्चन याद है कि पूछा गया है। एक आया था जो बडिंग द्वारा होता है, मुकुलन, ठीक है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर पहला, लेकिन इसके हिसाब से क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा चौथा, बाइनरी विखंडन के द्वारा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम कवर करेंगे। आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसके साथ साथ अगर आप शुरुआत से इन पार्ट्स को देखना चाहते हैं, जितने भी पार्ट्स करवाए हमने, तो आपको इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट अगर जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है रेलवे पिछले वर्ष का पेपर, तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट देख सकते हैं, सारे पार्ट्स खुल करके आ जाएंगे। साथ ही साथ उसमें ग्रुप डी और एनटीपीसी के भी पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। और मैथ्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो मैथ की भी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, गणित वीडियोस, उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही यहाँ पर वो लिंक प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और जो भी चैप्टर आप देखना चाहते हैं आसानी से उसको आप देख सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। कोई क्वेरी है या कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात कह सकते हैं। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।